हाय दोस्तों, 1782 के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि 1786 का एक्ट क्या था। तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें दो इम्पॉर्टेंट बात है कि 1786 के एक्ट में गवर्नर जनरल को दो अधिकार दिए गए थे। एक कि अगर परिषद, जो कार्यकारिणी परिषद है, अगर कोई निर्णय लेता है और गवर्नर जनरल को ये पसंद नहीं है या फिर उसको निरस्त करना हो, तो कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को गवर्नर जनरल क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। दूसरा अधिकार, इनको सेनापति का प्रधान बना दिया गया 1786 के एक्ट के तहत। उसके बाद 1786 के बाद चार्टर एक्ट 1793। तो इसमें क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की गई, यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स थे उनको भारत के राजस्व से वेतन दिया जाता था। और लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट 1813। इसमें बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो एकाधिकार था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी, उसके इस एकाधिकार को हटा दिया गया। और ब्रिटेन की जो और अन्य कंपनियां थीं उनको भी यह अनुमति दे दी गई कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजी कंपनियों को व्यापार करने का अधिकार मिल गया। दूसरा, चाय एवं चीन के साथ व्यापार का अधिकार। ये चाय और चीन के साथ सिर्फ अधिकार किसको मिला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, और किसी को अधिकार नहीं था। दूसरा है भारतीय राजस्व व्यय करने का नियम, यानी कि भारत, जैसे कि ऊपर में हम लोग ने देखा 1793 के चार्टर एक्ट में कि भारत राजस्व से नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन दिया जाएगा। तो उसके नियम को बनाया गया कि भारतीय राजस्व से खर्च करने के नियम को बनाया गया कब? 1813 के चार्टर एक्ट में। फिर इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उस पर ब्रिटिश क्राउन का अनुमति बहुत ज़रूरी कर दिया गया। यानी जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये यहाँ की जो भी सरकार कानून बनाएगी उस पर ब्रिटिश सरकार अगर अपना मंजूरी देती है तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर वो मंजूरी नहीं देती है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरी बात कि कंपनी के द्वारा कंपनी को अधिकार दे दिया गया कि वो गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति की नियुक्ति कर सके, लेकिन इस पर क्राउन की स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, सिर्फ सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब स्वीकृति देते हैं तो उनकी नियुक्ति की जाती है। उसी तरह 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कि कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वो गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापति की नियुक्ति कर सके, लेकिन उस पर क्राउन की स्वीकृति एकदम इम्पॉर्टेंट कर दी गई। फिर इसमें एक और चीज़ हुआ कि फिर से 20 वर्षों के लिए इसको और बढ़ा दिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें शिक्षा के प्रसार के लिए, यानी शिक्षा के बढ़ावा को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक धनराशि की व्यवस्था की गई कि शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्चा करने के लिए रेडी हुआ। फिर एक और बात कि ईसाई मिशनरी जो थे, जो अंग्रेज में ईसाई धर्म का प्रचलन था, उसको भारत में इस धर्म के प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 1813 चार्टर एक्ट, तो इसको एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा। थैंक यू।